दोस्तों, सोचो अगर कल यूएन पीस कीपिंग मिशंस बंद हो जाएं तो कन्फ्लिक्ट्स कैसे कंट्रोल होंगे। साथ में क्या आपने कभी सोचा है ब्रिक्स ने खुद का बैंक क्यों बनाया जब वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और आपने बहुत बार देखा होगा इंडिया न्यूक्लियर ट्रीटीज में खुद को हमेशा आउटसाइडर ही महसूस करता है। ऐसा क्यों है? और एक चीज और, यूएनएससी की खुद की सैंक्शन कमेटी होने के बावजूद टीआरएफ जैसे टेरर ग्रुप्स बच कैसे जाते हैं? तो ये सवाल हमेशा आपके दिमाग में आए होंगे। आज इन्हीं के जवाब ढूंढेंगे हम इसी वीडियो में। बट उससे पहले एक छोटी सी बात, आपने कभी खुद महसूस किया होगा कि अब जब आप बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड होते हो तो आप 7 से 8 घंटा पढ़ लेते हो, बट उसके बाद नेक्स्ट डे मोटिवेशन थोड़ा कम होता है और ये पढ़ाई आपकी हो जाती है 4 से 5 घंटे। और उसके बाद जैसे जैसे मोटिवेशन कम होता जाता है, अल्टीमेटली ये पढ़ाई आपकी 0 घंटे पे आ जाती है। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक प्रॉपर रूटीन बना लेते हैं तो वो रूटीन कंटिन्यूसली चलता है और आपकी कंसिस्टेंटली पढ़ाई होती रहती है। तो ये कंसिस्टेंटली पढ़ाई जो होती है इसके पीछे एक चीज होती है और वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। सो इसीलिए हमेशा याद रखो, यू वॉन्ट ऑलवेज बी मोटिवेटेड, सो यू मस्ट लर्न टू बी डिसिप्लिन्ड। और यूपीएससी की जर्नी में मोटिवेशन आता जाता रहेगा, लेकिन जो चीज आपको हम फिनिश लाइन तक लेके जाएगी वो है डिसिप्लिन। तो चलिए इसी डिसिप्लिन को कंटिन्यू करते हुए आज हम हमारे करंट अफेयर्स को आगे लेके चलते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे आईआर का सेकंड पार्ट। तो पहला आर्टिकल ही हमारा यूएन पीस कीपिंग से रिलेटेड है। सो रिसेंटली ये न्यूज में क्यों आया? तो अभी क्या हुआ है, 2015 में एक न्यूयॉर्क समिट हुई थी ऑन पीस कीपिंग और उसको 10 साल हो चुके हैं 2025 में। तो उसी से रिलेटेड अब एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी बर्लिन जर्मनी में, और तभी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है न्यूज में है। अब इसमें इंडिया का क्या रोल है? तो इंडिया ने इस मिनिस्ट्रियल में एक प्लेज ली है कि वो एक क्विक रिस्पॉन्स फोर्स कंपनी भेजेगा। दूसरा, एक वुमेन लेड पुलिस यूनिट भेजेंगे। साथ में एक स्वॉट पुलिस यूनिट भेजा जाएगा। और साथ ही में यूएन पीस कीपिंग मिशन में ट्रेनिंग करेंगे, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पार्टनरशिप की जाएंगी। तो ये चीजें यूएन पीस कीपिंग, नेशन पीस कीपिंग्स को न्यूज में ले आई। अब देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका ओरिजिन कब हुआ और ओवर द टाइम पीरियड इसका इवोल्यूशन कैसा हुआ, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, करंटली ये कहाँ कहाँ काम कर रहा है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो ये सारी चीजें देखते हैं। अब ओरिजिन और अगर इवोल्यूशन की बात करो तो ये 1948 में बना यूएन ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो मिडल ईस्ट में मॉनिटर करती थी मोस्टली सीज फायर्स को। उसके बाद डिप्लॉयमेंट मिशन कैसे होते हैं? तो डिप्लॉयमेंट के लिए जो यूएनएससी, जिसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, ये मैंडेट देते हैं और फिर इसके बाद बजट और रिसोर्स दोनों अप्रूव किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। अब देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग्स के कोर प्रिंसिपल्स क्या है। तो पहली चीज जरूरी है कंसेंट, कि दोनों पार्टीज जो कन्फ्लिक्ट में है अगर वो कंसेंट कर रही है तो ही यूएन पीस कीपिंग वहां पे इन्वॉल्व होगी। दूसरी चीज है इम्पार्शियलिटी, टू मेक द क्रेडिबिलिटी, कि कहीं भी कोई भी पार्शियलिटी नहीं हो पाएगी, तो इम्पार्शियलिटी। फिर क्या है? थर्ड है नॉन यूज ऑफ फोर्स। हाँ, ये आपको याद रखना है। नॉन यूज ऑफ फोर्स का मतलब है कि वो पहले फोर्स यूज नहीं करेंगे, बट सेल्फ डिफेंस या डिफेंस ऑफ मैंडेट के लिए उनको अगर किसी तरीके से फोर्स का यूज करना पड़ जाता है तो वो उनका लास्ट रिजॉर्ट होता है। चलिए अब देखते हैं कि इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है। तो ये मैनेज की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस, जो सेटअप हुआ था 1992 में। और करंटली अगर हम देखें तो कम से 11 पीस कीपिंग मिशन है वो एक्टिव है राइट नाउ। जहां जो हमने देखा है, वेस्टर्न सहारा में पीस कीपिंग मिशन चल रहा है, गोलन हाइट्स में पीस कीपिंग मिशन चल रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एटसेट्रा। तो यहाँ पे भी पीस कीपिंग मिशन चल रहे हैं। अब रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स की बात करें तो नोबेल पीस प्राइज मिला है इसको इंटू 1988 में। इसी चीजों के साथ हमने इसका बेसिक कवर कर लिया है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, ओरिजिन क्या है, फिर इसका कोर प्रिंसिपल्स क्या है।
अब देखते हैं कुछ डॉक्ट्रिन्स जिन पे यूएन पीस कीपिंग मिशन काम करता है। तो पहला है कैपस्टोन डॉक्ट्रिन। कैप्स कैपस्टोन डॉक्ट्रिन है, ये लेस डाउन करता है गाइडिंग प्रिंसिपल और कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है वो डिफाइन करते हैं। साथ में ये एक फ्रेमवर्क तैयार करता है जो मिलिट्री ट्रेनिंग, पुलिस और सिविलियन स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग में काम आता है। साथ में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एक डॉक्ट्रिन है, उसमें ये प्रिवेंट करते हैं जीनोसाइड को, एथनिक क्लिनजिंग में काम करते हैं, और मास एट्रोसिटीज हैं उनको रोकने का काम यूएन पीस कीपिंग मिशंस का है। तो अब हमने डॉक्ट्रिन्स भी देख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूएन पीस कीपिंग मिशंस अगर इतने ही सक्सेसफुल है पीस ऑर्गेनाइज करने में, तो आज के टाइम में हमने देखा है कि इतनी जगह जो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है वो क्यों है? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस हैं। तो चलिए देखते हैं चैलेंजेस क्या है। पहला चैलेंज क्या देखा हमने कि जो पीस कीपर्स होते हैं यूजुअली उन पर भी अटैक्स हो जाते हैं। और इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इसराइल लेबनान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें यूएनएफिल पीस कीपर्स को बहुत ज्यादा इंजरी हुई थी। फिर अपोजिशन फ्रॉम होस्ट कंट्रीज भी देखा जाता है। पहला प्रिंसिपल अगर आपको याद हो तो कंसेंट था बोथ द कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, बट अगर एक पार्टी ओपोजिशन करेगी तो फिर यूएन पीस कीपर्स वहां जा ही नहीं पाएंगे। और इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिला जब अफ्रीकन यूनियन और यूएन मिशन ने मिलकर डार्फर में एक मिशन चलाया और उसका जो रिजेक्शन कर दिया था सूडान ने। तो ये एक एग्जांपल है जहां पे ओपोजिशन देखा हमने होस्ट कंट्री के द्वारा। फिर साथ ही में हमने देखा कि यूएन पीस कीपर्स इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। यूएन पीस कीपिंग मिशंस रवांडा में बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, बट स्टिल वो रवांडा जिनोसाइड या सर्बेनिका जिनोसाइड्स को रोक नहीं पाए। और यही फेलियर्स के जो किस्से हैं वो इसके क्रेडिबिलिटी इशू भी खड़े कर देते हैं। एक चीज और है कि यूएन पीस कीपिंग मिशन जो है वो 1948 में स्टैब्लिश हुआ, बट आज का जो नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट है वो चेंज हो गया है। जो यूएन पीस कीपिंग है वो दो देशों के बीच में जो लड़ाई होती है, कन्फ्लिक्ट होते हैं, उसको रिजोल्व करने में काम कर आता है। बट आजकल क्या है, इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स ना होके इंट्रा स्टेट कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और उसको रिजोल्व करने में हम यूएन पीस कीपर्स को नहीं भेज सकते। साथ में टेररिस्ट की टैक्टिक्स बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई है, हमें बहुत इरेगुलर आर्म्ड ग्रुप्स मिलते हैं, एडवांस वेपनरी हो गई है, और इन सबको टैकल करने करने में बहुत हर्डल आ रही है यूएन पीस कीपिंग मिशंस को। उसके साथ अगर कुछ ऑपरेशनल हर्डल्स देखी जाए तो जो मूवमेंट ऑफ पीस कीपर्स है उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होती है, वो हर जगह वॉर एरिया में एंटर नहीं कर पाते, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। देन पॉलिटिकल नेगोशिएशंस में बहुत ज्यादा डिले हो जाता है और उस वजह से इनके जो कन्फ्लिक्ट एरिया में जाने का इनका जो डिप्लॉयमेंट वगैरह है उसमें भी डिले होता है। उसके साथ जो शॉर्टेज रहती है वो ट्रेंड और वेल इक्विप्ड फोर्सेस की हमेशा देखी गई है। और जो कंट्रीज सबसे ज्यादा ट्रूप्स को इन मिशंस में भेजती है उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज्यादा नहीं है। आगे हम देखेंगे कि इंडिया चौथे नंबर पे आता है। इंडिया से पहले नेपाल और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो पुलिस फोर्सेस है वो यहाँ भेजते हैं। बट उनके पास क्या डिसीजन मेकिंग पावर है यूएन नेशंस में? नो, नहीं है। तो लेक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ मेजर ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशंस भी एक ऐसा मुद्दा है जो इनकी जो स्ट्रेटजी है उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो देखते हैं कि अब इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस यूएन पीस कीपिंग मिशंस को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए दो रिपोर्ट्स आई हैं, दो रिपोर्ट्स देखी गई हैं। एक है ब्राह्मी रिपोर्ट और हिप्पो रिपोर्ट। हमें उन दोनों की रिकमेंडेशंस माननी चाहिए। क्राइसिस के सिचुएशन में हमें अर्ली इंटरवेंशंस करने चाहिए। साथ ही में जहां ट्रेनिंग की शॉर्टेज और वेल इक्विप्ड पर्सोनल्स की शॉर्टेज रहती है तो हमें बेटर ट्रेनिंग, इक्विपमेंट और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए पीस कीपर्स की। साथ में जो न्यू एज सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको टैकल करने के लिए हमें इसको अलग तरीके से तैयार करना चाहिए, इनको सेंसिटिव वाइज करना चाहिए जेंडर इश्यूज के लिए, और ह्यूमन राइट्स जो चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करने के लिए भी हमें अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और इसी के साथ हमें इसके जो फंडिंग मैकेनिज्म है और लेजिटिमेसी है उसको भी और ज्यादा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा सो दैट कि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। ये था हमारा यूएन पीस कीपिंग मिशन के बारे में। अब देखते हैं इंडिया का क्या रोल है।
तो इंडिया ने अगर अब तक देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2.9 लाख पीस कीपर्स को डिप्लॉय किया है 50 के आसपास जो यूएन मिशन हुए हैं उनमें। और इसी के साथ इंडिया चौथा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग देश है आफ्टर नेपाल, रवांडा एंड बांग्लादेश। साथ ही में अगर इंडिया का रोल देखा जाए तो कोरियन वॉर में इंडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। पीस ऑपरेशंस इन सिप्रस बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट देखा गया इंडिया की तरफ से। कोंगो मिशंस में इंडिया ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और साथ ही में इंडिया ने यूएन पीस कीपर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। इंडिया ने यहाँ पे दिल्ली में एक सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग इस्टेब्लिश किया है जो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है। और इसका मेन फंक्शन ही ये है कि एज ए हब ऑफ ट्रेनिंग काम करता है, रिसर्च होती है यहाँ पे और कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। साथ ही में इंडिया ने यहाँ पर जेंडर इक्वेलिटी प्रमोट करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। इंडिया पहली कंट्री बना, फर्स्ट कंट्री जिसने डिप्लॉय किया था ऑल विमेन फॉर्म्ड पुलिस यूनिट। कहाँ? लिबेरिया में। और वो भी 2007 में, आज से बहुत पहले। तो ये हमने रोल देखा है इंडिया का कि यूएन पीस कीपिंग मेंटेनेंस में इंडिया का क्या रोल है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसने एक नया मेंबर ऐड कर लिया है और वो नाम क्या है? अल्जीरिया। तो इसी वजह से न्यू डेवलपमेंट बैंक वो है, न्यूज में भी रहा है। सो अल्जीरिया की पहले तो लोकेशन देख लेते हैं क्योंकि ऐसी जो कंट्रीज न्यूज में रहती है वो लोकेशन हमें देख लेनी चाहिए मैप के ऊपर भी, क्योंकि यूपीएससी जो है इंटरलिंकेजेस बहुत करती है टॉपिक्स का। तो आपको जो भी नाम न्यूज में दिखे उससे रिलेटेड एटलीस्ट एक बार तो मैप चेक कर लो, बड़े बड़ी उसमें देख लो कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो ये है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीका, अफ्रीका का नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में आता है आपका अल्जीरिया। अल्जीरिया और सहारा देखो इससे पास हो रहा है, ये सहारन रीजन है तो यहाँ हमें सहारा दिखेगा। दूसरा एटलस माउंटेन्स जो बड़े फेमस माउंटेन्स है वो यहाँ पे इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे मिलते हैं। पोगर माउंटेन्स हमें यहाँ नीचे मिलते हैं। यहाँ माउंट माउंट तहात भी इधर देखने को मिलता है। और साथ में अगर आप इससे देखोगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इससे पास करती है। और ये क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो भी यहाँ से पास करती है। और ऊपर ये मेडिटेरियन सी को टच करता है। तो मेडिटेरियन के सराउंडिंग कंट्रीज भी अगर आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए। साथ में इसके थोड़े से नेबर देख लो कौन कौन से हैं। तो यहाँ मोरक्को है, इधर मोरिटानिया है, नीचे माली है, नाइजर है, लीबिया है, ट्यूनिशिया है। ये सभी इसकी नेबरिंग कंट्रीज है। और अगर किसी ने थोड़ी सी ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी तो ये क्या है? सॉरी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है। तो ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर भी यहाँ है बट ये इससे टच नहीं करती अल्जीरिया से, ये आपको ध्यान रखना है। ये मोरक्को से टच करती है, ऊपर नीचे मोरक्को, ऊपर स्पेन। तो आई होप आपने ये अच्छे से देख ली होगी इसकी लोकेशन। चलिए अब देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसको कभी कभी ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका फाउंडेशन ही ब्रिक्स नेशंस ने किया था 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है संघाई चाइना में है। ब्रिक्स नेशंस फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से हैं? नाम से ही, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस एस फॉर साउथ अफ्रीका। चलिए देखते हैं इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है और क्या क्या मैंडेट है। तो ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। डेवलपमेंटल बैंक से ही आपको समझ आ गया होगा कि ये जो पैसे वगैरह देगा वो डेवलपमेंटल कार्यों के लिए दिया जाएगा। तो ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम करता है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। और कहाँ डेवलपमेंट? ज्यादातर एमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग कंट्रीज में। मेंबरशिप स्ट्रक्चर अगर रिसेंटली देखा जाए या करंट टाइम में देखा जाए तो 5 तो फाउंडिंग मेंबर है ही। फिर बांग्लादेश भी इसमें ऐड हो गया है, यूएई भी ऐड हो गया है, इजिप्ट भी ऐड हो गया है और अल्जेरिया इसका 9th मेंबर बना ही है। तो टोटल अभी 9 मेंबर है। बट आपको साथ में ध्यान रखना है कि उरुग्वे भी अब इसका क्या है? प्रोस्पेक्टिव मेंबर है। मतलब थोड़ी सी अगर फॉर्मल एक्सेशन हो जाएगा उसके बाद उरुग्वे इसका 10th मेंबर बन जाएगा। कैपिटल एंड शेयर होल्डिंग इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। वोटिंग पावर पता होना चाहिए कि जो कम से कम 55% ऑफ वोटिंग पावर है वो इसकी फाउंडिंग मेंबर्स रखेंगे। फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं? ब्रिक्स नेशंस।
सो दैट इनका फाउंडर का डोमिनेंस बना रहे, बाकी इसमें डिवाइड हो जाएगा जो नए मेंबर्स आएंगे उनके लिए ना। अब कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस क्या है रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि जब वर्ल्ड बैंक है तो ब्रिक्स ने अपना अलग बैंक क्यों बनाया, ब्रिक्स को न्यू डेवलपमेंट बनाने की जरूरत क्या पड़ी। तो पहली चीज कि वर्ल्ड बैंक जो है वो पुअर्टी वगैरह का काम करता है, पुअर्टी एलिमिनेट करने का काम करता है, बट डेवलपिंग कंट्रीज में वो सबकी जो आज के जमाने की नीड्स हैं उनको फुलफिल करने में अभी उतनी स्ट्रॉन्ग भूमिका नहीं निभा पा रहा है कि इंडिविजुअल कंट्री पे फोकस मिले। तो ये रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत अहम हो जाते हैं। तो देखते हैं पॉइंट वाइज कि ये सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट मैनेज करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2024 तक दिस न्यू डेवलपमेंट बैंक के 20 प्रोजेक्ट इंडिया में स्पॉन्सर किए जा रहे थे जो वर्थ इट है $4.87 बिलियन के। और ये मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और वाटर कन्वर्जेंस कंजर्वेशन के ऊपर है। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट गैप्स हैं उनको फिल करता है, ये मोबिलाइज करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को, साथ में एनकरेज करता है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को, और हेल्प करता है कि क्रिटिकल फंडिंग दे पाए जहां जहां गैप्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, और साथ ही में प्रमोट करता है रीजनल इंटीग्रेशन एंड स्टेबिलिटी को। तो ये कैसे कि आप देख सकते हो इंडिया ना की ड्वेल मेंबरशिप है, एक तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में, एक AIIB में भी, जो बूस्ट करता है साउथ साउथ कोऑपरेशन को और स्ट्रेंथ करता है रीजनल फाइनेंशियल रेजिलेंस को, कि अगर रीजनल भी आपको फाइनेंशियल चीजें चाहिए तो आप इन बैंक्स की तरफ मूव कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में है। NPT आपने बहुत बार सुना होगा, चलिए देखते हैं कि क्यों न्यूज में है। तो रिसेंटली पाकिस्तान के न्यूक्लियर अर्सेनल हो सकते हैं कि इंक्रीज हो, इसके बारे में IAEA को ओवरसाइट दी गई डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, सो दैट ग्लोबल न्यूक्लियर सिक्योरिटी बनी रह सके। तो देखते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा क्या रोल है, जो किसी भी देश में न्यूक्लियर अर्सेनल बढ़ रहे हैं तो इसकी रिपोर्ट इसको दी जाती है या ब्रीफिंग उसको दी जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट से। ये इस्टेब्लिश हुई, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये 1957 में इस्टेब्लिश हुई थी। ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द UN फ्रेमवर्क। हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में। और साथ में मोटो क्या है, एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। मेंबरशिप अगर देखोगे तो 180 कंट्रीज मेंबर हैं और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। नॉर्थ कोरिया ने ज्वाइन किया था 1974 में, बट 1994 में इसको विड्रॉ कर लिया, तो नॉर्थ कोरिया इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। गवर्नेंस अगर देखेंगे तो गवर्नेंस के हिसाब से इसकी एक जनरल कॉन्फ्रेंस होती है एनुअली, और वो होती कहाँ है, जहां हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। रिकॉग्निशन, तो इसको भी नोबेल पीस प्राइज मिला था 2005 में, जो पीसफुल न्यूक्लियर यूज है और ग्लोबल सेफ्टी जो इसने प्रमोट की उन कार्यों के लिए इसको न्यूक्लियर पीस प्राइज भी मिला हुआ है। अब एक चीज देखते हैं, हमने दोनों टॉपिक साथ में लिखे हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और NPT। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये NPT का मेंबर नहीं है, बट इसका की रोल आता है वेरिफिकेशन में। NPT रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है कि हर एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है ना उसको साइन करनी पड़ेगी एक कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट विद IAEA, और इसके बाद इसी के साइन होने के बाद IAEA वेरीफाई करता है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ कमिटमेंट्स। ठीक है, चलिए अब NPT देखते हैं। तो NPT 1970 में फोर्स में आया और बाद में इसको इंडेफिनेटली है उसको एक्सटेंड कर दिया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि न्यूक्लियर वेपन्स और टेक्नोलॉजी है उसका फर्दर स्प्रेड ना हो पाए, उसको रोकना है। कितने मेंबर्स हैं, 191 कंट्रीज इसके मेंबर है, और सभी के सभी जो UNSC के परमानेंट पार्टनर्स हैं। और आप कह सकते हो कि इसने सिर्फ 5 ही कंट्रीज ऐसे हैं जिनको न्यूक्लियर पावर माना है, उन्हीं को रिकॉग्नाइज किया है। तो वो 5 कंट्रीज कौन सी है, परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC,
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर है, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना, इन्हीं को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, बाकी को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। जबकि हमें पता है इंडिया ने भी न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया है, पाकिस्तान के पास भी है, इसराइल के पास भी है और नॉर्थ कोरिया के पास भी है, बट इन चारों को ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो इंडिया, पाकिस्तान और इसराइल ने इसको ज्वाइन भी नहीं किया है। नॉर्थ कोरिया ने ज्वाइन किया था पर 2003 में यहां से विड्रॉल कर लिया। अब आगे देखते हैं कि और कौन सी ट्रीटीज हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करती हैं। तो एक तो हमारे पास है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, पीटीबीटी जिसको बोलते हैं, ये 1963 में बनी थी। ये प्रोहिबिट करती है न्यूक्लियर वेपन्स और रेडियो एक्टिव फॉलआउट्स आउटसाइड द स्टेट्स टेरिटरी, स्टेट के बाहर आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते हो। और ये बैन करती है न्यूक्लियर टेस्ट इन एटमोस्फियर, आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर। दैट मीन्स हर जगह ये क्या करती है, इन जो न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट होते हैं उनको बैन करते हैं। इंडिया ने इसको साइन भी किया है और रेटिफाई भी कर रखा है। उसके बाद आती है सीटीबीटी। सीटीबीटी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। और ये इंटरनेशनल ट्रीटी बैन करती है ऑल द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स इन ऑल द एनवायरमेंट्स, हर एनवायरमेंट में सभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को बैन करने के ऊपर है, बट इंडिया ने अभी इसको साइन नहीं किया है। फिर थर्ड है एक टेस्ट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी, तो कॉम्प्रिहेंसिव बैन ऑन ऑल न्यूक्लियर वेपन्स रिलेटेड एक्टिविटीज, बट इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया है। तो इंडिया ने सिर्फ एक को साइन किया है, वो है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। सीटीबीटी, एनपीटी या फिर टीपीएनडब्ल्यू, इनमें से किसी को भी इंडिया ने अब तक साइन नहीं किया है, क्योंकि इंडिया का कहना है कि ये जो मोस्टली ट्रीटीज हैं ये इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर रही है जो यूएनएससी के मेंबर्स हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं और इंडिया जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। तो इसी वजह से इंडिया इन ट्रीटीज से हमेशा आउटर ही फील करता है, इसके जल्दी से ना तो मेंबर बनता है, ना ही इनमें से लिए गए किसी भी फैसले को ग्रेटिफाई करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो नेक्स्ट आर्टिकल है यूएनएससी 1267 1267 सैंक्शन कमेटी की ओर। ये कौन सी कमेटी है ऐसी? तो ये कमेटी है, इसका नाम देख के ही आप समझ जाओगे। इसका जो अल्टरनेट नेम और बहुत ज्यादा पॉपुलर नेम है वो है ISIS एंड अल कायदा सैंक्शंस कमेटी। ISIS एंड अल कायदा सैंक्शंस कमेटी, तो इन पे सैंक्शंस लगाने का काम करता है। अच्छा, आपके मन में आया होगा क्या ऐसी कोई कमेटी भी है और ये ऐसी है तो न्यूज में क्यों है? तो एक टेरर ग्रुप है, पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF जिसको बोलते हैं। और अभी इसकी जो एक्टिविटीज हैं इंडिया में वो हमारी मिनिस्ट्रीज को किसी तरीके से पता चला होगा और इंडियन ऑफिशियल्स ने उसके बारे में ब्रीफ किया है यूएनएससी 1267 सैंक्शंस कमेटी को। चलिए देखते हैं इसका क्या रोल है, कब इस्टेब्लिश हुआ। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में अंडर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267, और इसी से वजह से इसको क्या कहते हैं, यूएनएससी 1267 सैंक्शंस कमेटी। मेन फोकस क्या रहता है? टेररिज्म को काउंटर करना जो लिंक्ड है ISIS से और अलकायदा और इसके कोई भी एफिलिएट्स हैं उनसे। मेंबरशिप कौन ले सकता है? तो सभी के सभी परमानेंट और नॉन परमानेंट यूएन मेंबर्स हैं वो इसके क्या है, मेंबर्स हैं। मैंडेट क्या है और इसके रोल क्या है? तो ये डिसाइड करता है कि किसके ऊपर सैंक्शन लगाना है, किस इंडिविजुअल का ट्रैवल बैन करना है, किसके एसेट फ्रीज करने हैं, कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये लगेगा या इंडिविजुअल के ऊपर ये सारी चीजें परफॉर्म होंगी। और ये साथ ही में इंश्योर करता है कि जो जो एनफोर्समेंट हो, जैसे रेजोल्यूशन ऑफ 1267 उसका एनफोर्समेंट अच्छे से हो, उसके रेजोल्यूशन 1989 ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हम जो टेरर आउटफिट्स होते हैं उन पे बैन इसी रेजोल्यूशन के अंडर करवाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद बस आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।